व्यर्थ का परिश्रम है और अन्य सभी विद्याएं केवल कारीगरी है। यह भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय श्लोक विद्या के, शिक्षा के, एजुकेशन के उद्देश्य पर प्रकाश डालता है। आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार जी, इस प्रकाशन विभाग के प्रमुख, और आदरणीय प्रोफेसर सिंह साहब जिन्होंने इसका अनुवाद किया, उमा सेठी जी, आपका बहुत बहुत आभार। विद्यालय की प्राचार्य, कार्यक्रम का सफल संचालन कर रही दीदी और देवेंद्र जी, और यहाँ उपस्थित सभी विद्वान आचार्यगण, विद्यार्थी मित्रों, भाइयों और बहनों। परीक्षा दे हंसते हंसते जैसा एक विचित्र नाम लिया हुआ पुस्तक और उसका आज विमोचन, लोकार्पण होने जा रहा है। सामान्यतः उल्टी बात होती है, परीक्षा कहते ही रोना आता है, रोने से भी ज्यादा भय आता है, तनाव आता है, टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है। आवश्यक भी है, आप सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, और मैं जैसा विद्यार्थियों के साथ परीक्षा दे हंसते हंसते इस नाम से आनंदशालाएं भी लेता हूं। हमने उसको कार्यशाला नाम नहीं रखा, हमने उसका नाम ही आनंदशाला कर दिया। और केवल नाम नहीं बदला है, वो काम भी बदला है। काम भी ऐसे ही करते हैं कि जिसमें, और आनंदशाला के रूप में ही उसको हम विचार करते हैं, तो आनंद ही होता है उसमें। अंग्रेजी में भी नाम बदल दिया, अंग्रेजी में भी हम उसको ब्लिसिनार कहते हैं, सेमिनार एम्ड एट ब्लिस। तो उस आनंदशाला में मैं छात्रों से बात करते समय उनको कहता हूं कि परीक्षा का भय जो लगता है, वो भय कई बार अच्छा भी होता है। क्योंकि मैं अक्सर उनसे प्रश्न पूछता हूं, आप सब लोग भी परीक्षा लेते भी रहते हैं और देते भी रहते हैं सतत, इसलिए आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे। मैं ये प्रश्न हमेशा पूछता हूं कि उन 3 घंटों में, परीक्षा के जो 3 घंटे मिलते हैं, उन 3 घंटों में जितने पृष्ठ, जितने पेजेस आप लिख करके भर देते हैं, सामान्य परिस्थिति में रिलैक्स बैठ करके उतना लिख करके दिखा दीजिए। यह संभव नहीं है। वास्तविकता में परीक्षा के समय का जो तनाव होता है, वो आपकी क्षमता को, इफिशियंसी को बढ़ाता भी, और इसलिए उसको साइकोलॉजी में यू स्ट्रेस कहते हैं, EUSTRESS, यू स्ट्रेस। और सरलता से समझा जाए तो यूजफुल स्ट्रेस, वो काम का तनाव है। किंतु वो जब अति हो जाता है, वो जब इफिशियंसी से, क्षमता से, कार्य क्षमता से, कर्म की कुशलता से हटकर परिणाम पर चला जाता है, और परीक्षा देते समय रिजल्ट की याद आने लगती है। प्रश्न पत्र सामने है और दिखती मार्कलिस्ट है, तब वो यू स्ट्रेस डी स्ट्रेस में बदल जाता है, डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस में बदल जाता है। प्रयत्नों पर लक्ष्य देना, प्रयत्नों पर ध्यान देना, और प्रयत्नों पर ध्यान देने के लिए स्वयं को सन्नद्ध, तत्पर करना, इसमें लगने वाला तनाव यू स्ट्रेस, यूजफुल स्ट्रेस है। परिणाम की चिंता करना डिस्ट्रेस है। बट देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन दिस यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। इसके बीच की जो लक्ष्मण रेखा है, वो इतनी महीन है, इतनी छोटी है कि कब पार हो जाती है पता ही नहीं चलता। और इसलिए परीक्षा से पहले दस्त लग जाते हैं, उल्टियां हो जाती है, बुखार आ जाता है, एग्जामिनेशन फीवर कहते हैं उसको। तो ऐसी सारी बातें होती है। तो ये शरीर के लिए भी दुखदाई होता है, मन के लिए भी दुखदाई होता है, और कुल मिलाकर के एक इतना बड़ा उत्सव और इतना बड़ा आनंद का जो पर्व बन सकता है, जिसमें हम रस ले सकते हैं, जिससे हम कुछ पा सकते हैं, जिससे हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, वो केवल हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए, और खास करके माताओं के लिए। बच्चों की परीक्षा का ज्यादा टेंशन तो माताओं को होता है। वह आनंददायी पर्व और उत्सव यह दुखदायी हो सकता है। इसलिए हमने ये परीक्षा दे हंसते हंसते पुस्तक लिखी थी। आनंदशाला पहले ली, आनंदशाला में से पुस्तक लिखी। कुल मिला के ही हमारी उच्च शिक्षा में भी और स्कूली शिक्षा में भी जो परीक्षा की प्रणाली है, वह प्रणाली ही मनुष्य के स्वभाव के विपरीत होने के कारण तनाव निर्माण करे।
मनुष्य का स्वभाव है असीम अनंत संभावनाओं के साथ क्रिएटिवली काम करना, सृजनता के साथ, विविधता के साथ, मौलिकता के साथ। आई विल अगेन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश समझने के लिए, कभी बार कठिन शब्द लग जाते हैं, इसलिए क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड डाइवर्सिटी ये ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है। दीज आर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ये मनुष्यत्व के गुण हैं। मनुष्य मौलिकता से कार्य करना चाहते हैं। वी आर नॉट हैप्पी बाय इमिटेटिंग। नकल में हमको आनंद नहीं आता, हम दूसरे के जैसा करके आनंद नहीं आता। वी वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू। ये फैशन क्यों इतनी अलग अलग प्रकार की फैशन क्यों चल पड़ी? बालों को अलग अलग प्रकार से क्यों काटते हैं? इधर उधर से कटवा दिए, बीच में खड़े कर दिए, क्यों? क्योंकि हम दुनिया से अलग हटके दिखना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी ओरिजिनल, समथिंग डिफरेंट। ये मनुष्य का स्वभाव है और उसमें वो सृजनशीलता से काम करता है। मनुष्य में और पशुओं में यही फर्क है। वो बया भी घोंसला बनाती है, बहुत सुंदर घोंसला बनाती है बया चिड़िया, और उसका घोंसला घरों में शोपीस करके भी लगाया जाता है, लैम्प स्टैंड भी लोग बना देते हैं। लेकिन दुनिया की कोई भी बया ले आओ, अफ्रीका की हो या एशिया की हो या यूरोप की हो, वो बया एक ही डिजाइन का घोंसला बनाएगी, ऊपर से छोटा, बीच में बड़ा और नीचे उसका नुकीला दरवाजा। Because she has a programmed design and that bird can do only that much. जो उनकी भोग योनि होने के कारण सीमित संभावनाओं से काम करता है। मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य के घोंसले देख लो, चारों तरफ एक जैसे नहीं बना सकते, उनको अलग अलग बनाना पड़ता है। हमारे चंडीगढ़ में तो आपने सबके एक जैसे बना दिए थे, तो बाद में लोगों ने उसको अलग अलग क्रिएटिवली, किसी ने बालकनी इधर निकाल ली, किसी ने उधर कुछ कर लिया। आदमी अपना अलग दिखाना चाहता है, रंग अलग दे दिया। एक जैसे डब्बे बना करके, माचिस के डब्बे बना करके आप उसमें मनुष्यों को नहीं रख सकते। बिकॉज क्रिएटिविटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट। एंड द थर्ड ट्रेट इज विविधता, डाइवर्सिटी। ये बिना डाइवर्सिटी के नहीं हो सकता। इसलिए ये तीनों को बढ़ावा देने वाली परीक्षा पद्धति हमने विकसित की है क्या? नो, नॉट एट ऑल। वी वॉन्ट अ यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन। हम उन बच्चों से चाहते हैं रट लो और रटा हुआ, मेमोराइज किया हुआ आकर के उल्टी कर दो, जिसकी उल्टी अच्छी उसको अच्छे अंक मिले। ये वमन केंद्रित, ये जो परीक्षा पद्धति हमने विकसित की है, गणित में भी स्टेप्स के मार्क्स देंगे, आप अलग ढंग से नहीं कर सकते, आपको इसी ढंग से करना पड़ेगा। वो क्रम है उसका, उस क्रम से जाओगे और उत्तर निकालना पड़ेगा। केवल उत्तर निकालने से और गणित सुलझाने से नहीं चलेगा, गणित लगाने से नहीं चलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट बीइंग टेस्टेड। व्हाट इज टेस्टेड इज द स्टेप्स बाय व्हिच यू हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम्स एंड द स्टेप्स आर बीइंग मार्क्ड। इतना यूनिफॉर्म उसको बना दिया, जो आपको लिखवा करके पढ़ाया गया वो उत्तर वैसे के वैसे लिखो। इवन इन ह्यूमैनिटीज, इवन इन सब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट्स, उनको आर्ट कहते हैं, लेकिन आप उत्तर लिखने हैं तो आपको डेफिनेशन रटनी पड़ेगी, मैक्स वेबर की रटनी पड़ेगी, मैकियावेली की रटनी पड़ेगी, मार्शल की रटनी पड़ेगी, और वो रटी हुई डेफिनेशंस लिखनी पड़ेगी। वो छात्र अपने मन से नहीं लिख सकता, अपने मन से लिखने वाले को कम अंक मिलेंगे। तो तुलसीदास जी और कबीरदास जी हिंदी लिटरेचर की परीक्षा में फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल लिखते हैं, वो किसी दूसरे का रटा रटाया नहीं लिखते। वी हैव क्रिएटेड एन एग्जामिनेशन सिस्टम which does not test creativity, originality और डाइवर्सिटी। वो किस बात की टेस्टिंग करती है? मेमोरी, और मेमोरी में भी रिकॉल की टेस्टिंग करती है। वो रिकॉल कैसे बढ़ाना, उसके ट्रिक्स मैंने पुस्तक में दिए, पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बहुत सरलता से बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, युक्तियों के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। अंक प्राप्त करना और ज्ञान प्राप्त करना दोनों हो सकता है। उसके लिए कॉन्फिडेंस, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, इन तीनों का रेसिपी मैंने इस पुस्तक में दी है। उसके साथ में एनर्जी और उसके बारे में, रिलैक्सेशन के बारे में, नींद के बारे में भी साइंटिफिकली बताया कैसे करने से लाभ होगा। इसलिए लाखों नहीं करोड़ों विद्यार्थियों ने इस पुस्तक का लाभ लिया है। पंजाबी में भी लोगों को लाभ मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे तो, और शिक्षक पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। पर मुझे राजकुमारी जी ने आज कहा था कि परीक्षा प्रणाली के ऊपर मैं कुछ बोलूं, इसलिए 2-3 बातें मैं आपके सामने उसके बारे में बताना चाहता हूं। मनुष्य के स्वभाव के अनुसार परीक्षा प्रणाली कैसे विकसित की जा सकती है?
हंसते हंसते परीक्षा देने वाली बात हो यहाँ पर हो रही है, उसकी पुस्तक का लोकार्पण का कार्यक्रम है, तो हंसाने वालों को याद करना तो बिल्कुल समीचीन होगा। चार्ली चैपलिन का एक प्रसंग मैं बताता हूं। चार्ली चैपलिन जो बिना बोले भी हंसा देते थे, जिस समय टॉकीज नहीं थी, जिस समय मुंह कपट आते थे, और उस समय भी खड़े खड़े एक ट्रैफिक के बीच में एक रॉड को ऊपर नीचे करके 1.5 घंटे हंसाने वाले चार्ली चैपलिन को एक बार किसी ने भाषण देने के लिए बुला लिया। उन्होंने कहा भाषण तो बोर करने का काम होता है, मैं हंसाने वाला व्यक्ति हूं, मुझे कहा भाषण देने के लिए बुला लिया। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, आप तो आज चीफ गेस्ट है, आप तो भाषण दीजिए। वो खड़े हो गए माइक के सामने, और चार्ली चैपलिन ने कहा मुझे जो काम आता है वो मैं करूंगा, मैं आपको चुटकुला सुनाऊंगा, जोक सुनाऊंगा। चार्ली चैपलिन ने एक जोक सुनाया, बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने अपने सुंदर पद्धति से जोक सुनाया। खूब लोग हंसे, सारा ऑडिटोरियम भरा हुआ था खचाखच, खूब जोर जोर से लोग हंसे। 2 मिनट तक लोग हंसते रहे, तब तक चार्ली चैपलिन पॉज दे करके, उनके सबसे बड़ी खासियत यही थी वो खुद हंसते नहीं थे, खुद हंसते नहीं थे तो सामने वाला ज्यादा हंसता था। वो चुपचाप लंबा चेहरा करके और खड़े रहे। जब लोगों की हंसी खत्म हो गई तो हंसी खत्म होने पर सेम चुटकुला, वही का वही जोक उन्होंने फिर से उसी भाषा में सुना दिया, जैसे के तैसे, कुछ नहीं, रिपीट कर दिया बिना कुछ। और दूसरी बार जब उन्होंने जोक सुनाया तो ज्यादा लोग हंसे नहीं, कुछ लोग हंसे जिनको पहली बार नहीं समझ में आया हो, वो दूसरी बार में हंस दिए। उनकी भी हंसी बंद होने के बाद में चार्ली चैपलिन ने, जब वो दूसरी बार थोड़े 2-4 लोग हंसे थे, उनकी हंसी बंद होने के बाद में चार्ली चैपलिन ने तीसरी बार वही जोक सुना, वैसे के वैसे, एक शब्द का भी फर्क किए बिना वही चुटकुला तीसरी बार सुना। अब तीसरी बार कोई नहीं हंसा, सुई पटक सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे ऑडिटोरियम में। जोक खत्म हो गया, कोई हंसा नहीं। तो जैसे वो पंच लाइन, उस चुटकुले का अंतिम वाक्य पूरा हुआ जिस पर लोग ठहाके मारे थे पहली बार, और इस बार कोई नहीं हंसा तीसरी बार में, वो खत्म होती चार्ली चैपलिन ने पहले लाइन फिर से शुरू कर दी, एक राजा था। और जैसे उन्होंने फिर से चौथी बार वही जोक सुनाना शुरू किया, तो अब लोगों का धैर्य नहीं रहा, पेशेंस नहीं रहा। तीसरी बार तो लोगों ने चुपचाप सुन लिया था, चार्ली चैपलिन जैसा महान व्यक्ति सामने खड़ा है करके। जब चौथी बार किया तो एक आध दो ने मरमरिंग करना शुरू किया, किसी ने जोर से चिल्लाई दिया, भाई साहब आगे भी बढ़ो, हमने तो सुन लिया, समझ में आ गया जो। चार्ली चैपलिन ने आधे में चुटकुला छोड़ दिया और एक वाक्य में अपना भाषण पूरा कर दिया। चार्ली चैपलिन ने कहा, एक जोक पर, एक चुटकुले पर 4 बार हंस नहीं सकते हो, एक दुखद घटना पर जिंदगी भर कैसे रोते रहते हो। How can you repeat the sad things when you cannot repeat the happy things? मैंने सुख दुख के लिए ये नहीं चुटकुला सुनाया है, मैं परीक्षा के लिए सुना रहा हूं। बच्चों को यदि कोई एक विषय एक बार समझ में आ गया तो वो दूसरी बार कैसे उसको रिवीजन, रिपीट कैसे कर सकते हैं। एंड वी एक्सेप्ट आवर चिल्ड्रन टू रिपीट इट 2 times 3 times। माताएं कहती है परीक्षा अभी 10 बजे पेपर है, अभी एक बार पढ़ ले लास्ट टाइम पे भी। और वो गर्ल स्टूडेंट जो होती है, बहनें होती है, वो बहुत ही ज्यादा सिंसियर होती है। मैंने वो दृश्य देखा है बोर्ड के एग्जाम में, पिताजी के पीछे स्कूटर पे बैठ के जा रही है और वहां पर भी वो किताब लेकर के रट रही है। अरे क्या, चार्ली चैपलिन होता तो हंसता। पहली बार में यदि समझ में नहीं आया गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो 4 बार पढ़ करके भी न्यूटन की ऐसी तैसी करोगे परीक्षा में। Because we are not examining the concepts। उसको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया वो हम एग्जामिन ही नहीं कर रहे, इसलिए वो बच्चा रटना पड़ता है। इसलिए समझ में आना आवश्यक नहीं है, रटना आवश्यक है। इसलिए वो समझ में आया हुआ 7वीं के बच्चे को 8वीं के बच्चे को 7वीं का प्रश्न पूछो, या 7वीं के बच्चे को 6ठी का प्रश्न पूछो तो वो कहता आउट ऑफ कोर्स है, इस साल नहीं था। अरे पिछले साल पढ़ा था ना, तो वो बोलता है पिछले साल का तो परीक्षा के बाद भूल गए, परीक्षा के लिए याद रखा। Because knowledge is not important, memory is important। जीवन भर याद रखना है। और आप सोचो ऐसे ही परीक्षा दे दे करके एमबीबीएस बनता है, जिसके पास आप कोविड का ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हो। जो फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट ईयर का भूल गया, उस डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसको 4 साल का कैसे काम चलेगा, जीवन में करेगा क्या। मैं यदि लॉ की पढ़ाई फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर में भूल गया तो जाके प्रैक्टिस क्या करूंगा कोर्ट के अंदर। Your knowledge is part of your life। उस नॉलेज का एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा, तो उसके लिए 2 प्रकार से एग्जामिनेशन को करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में देयर आर 2 थिंग्स, वन इज इवैल्यूएशन, द अदर इज असेसमेंट। मूल्यांकन और परीक्षण, इन दोनों से मिलकर के परीक्षा बनती है।
और दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। मूल्यांकन हम केवल स्वयं ही स्वयं का कर सकते हैं, दूसरा कोई हमारा मूल्यांकन नहीं कर सकता। Evaluation is possible only at the level of self. So evaluation is always self-evaluation. Nobody else can evaluate me. I can only evaluate me. And hence the evaluation can only be done by 3 other people than myself. मेरे अलावा केवल 3 और लोग मेरा मूल्यांकन कर सकते हैं, मेरे माता पिता और मेरे गुरु। क्योंकि मेरे माता पिता और मेरे गुरु मेरा ही अंग है, दे आर पार्ट ऑफ मी, आई एम बिकॉज ऑफ देम। ये मेरा जो शरीर है, ये शरीर मेरे माता पिता का दिया हो, ये जो मैं बोल रहा हूं मेरे माता पिता का दिया है, संस्कार माता पिता के दिए। आई एम बिकॉज ऑफ माई फादर एंड मदर, माई पेरेंट्स। और दूसरा, मेरे व्यक्तित्व के अंदर जो समाये हुए हैं वो आर वन विथ मी, आर माई गुरु। मेरे गुरु मेरा अंग है, इसलिए गुरु और माता पिता मूल्यांकन कर सकते हैं। थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल। थर्ड पार्टी वैल्यूएशन इज पॉसिबल, इवैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल। तीसरा व्यक्ति आपको मूल्य लगा सकता है, मूल्यांकन नहीं कर सकता। आपकी कीमत लगा सकता है, आपकी वैल्यू नहीं कर सकता, आपका मूल्यांकन नहीं कर सकता, क्योंकि आपका मूल्यांकन केवल वही कर सकता है जो आपको मूल्य प्रदान करता है, आपके माता पिता, आपके गुरु और आप स्वयं। हमारी पूरी परीक्षा पद्धति में इवैल्यूएशन को कहां स्थान है? हमने तो जानबूझकर के अविश्वास पर आधारित ऐसी परीक्षा पद्धति प्रारंभ की है जो सिखाएगा, जो पढ़ाएगा, जो कक्षा लेगा, जो मार्गदर्शन करेगा, जो गुरु है वो पेपर सेट नहीं करेगा, तीसरा कोई पेपर सेट करेगा, चौथा कोई चेक करेगा, और हम इसको ऑब्जेक्टिव मानते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? मेरा छात्र, आप सारे शिक्षक हैं, आप छात्रों के साथ काम करते हैं, आपका छात्र उसकी पर्सनैलिटी को जितनी अच्छी तरह से आप जानते हैं, कौन जान सकता है? यू नो इन एंड आउट। एंड दैट्स व्हाई आचार्यों पर विश्वास रखने वाली इवैल्यूएशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। सीबीएसई ने लागू की थी सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की सिस्टम। टीचर्स ने उसका इतना विरोध किया कि इतनी सारी बातें हम कैसे लिखेंगे। क्यों विरोध किया? क्योंकि शिक्षकों को हमने उसका मूल्य नहीं समझा है। द अदर पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज असेसमेंट। असेसमेंट इज ऑफ नॉलेज, नॉट मेमोरी। अगेन, असेसमेंट इज ऑफ नॉलेज। इसलिए नॉलेज का असेसमेंट, ज्ञान का परीक्षण, उस विषय का कोई भी एक्सपर्ट दुनिया में से बुलाओ वो कर सकता है। ये तैयारी होनी चाहिए। हमारे गुरुकुलों में ऐसी परीक्षा होती थी। गुरुकुल में जब छात्र तैयार हो जाता था तब उसके गुरु घोषणा करते थे, न्याय शास्त्र में मेरा शिष्य तैयार है, विश्व का कोई भी नैयायिक आ जाए और उसको कहीं से भी प्रश्न पूछ ले, तर्क संग्रह में से प्रश्न पूछ ले, कहीं से भी उठा करके प्रश्न पूछ ले। शलाका परीक्षा हुआ करती थी। उस ग्रंथ के अंदर एक शलाका डाल दी जाती है, एक सुई डाल दी जाती थी। किसी भी पृष्ठ पे सुई डाल दो, वो पृष्ठ खोल करके प्रश्न पूछता था गुरु और शिष्य उत्तर देता था, क्योंकि हिज नॉलेज इज कंप्लीट, हिज कंसेप्ट इज क्लियर, he knows the subject, he has not just by hearted the subject. उसने केवल रटा नहीं है, उसको पता है, he knows it. Assessment is of knowledge, valuation is of personality. Evaluation is of personality. Personality, evaluation, knowledge, assessment, these together is real examination. इसको हमारे यहाँ परीक्षा कहा गया है। इसलिए अर्जुन की परीक्षा ली द्रोणाचार्य ने, एकलव्य की परीक्षा ली द्रोणाचार्य ने। गुरु के अलावा कौन परीक्षा ले सकता है? यहां तो हम गुरु के ऊपर विश्वास ही नहीं रखते, क्योंकि हम सोचते हैं इंटरनल में तो 30 में से 30 ही देगा, हम नहीं देगा तो पेरेंट आकर के लड़ाई करेंगे। सारा सत्यानाश अविश्वास के कारण हुआ है। हमने पूरी की पूरी व्यवस्था अविश्वास पर आधारित विकसित कर ली, और इसलिए वो चार्ली चैपलिन के जोक जैसी हमारी स्थिति होगी। हमको विषय समझ में नहीं आते, हमारे बच्चों को कंसेप्ट समझ में नहीं आते। इवैल्यूएशन की और असेसमेंट की सिस्टम चेंज करेंगे तो पैडागॉजी चेंज होगी, तो शिक्षण विधि बदलेगी। शिक्षण विधि सीधे सीधे परीक्षा पद्धति पर निर्भर करती है।
अनलेस वी चेंज द एग्जामिनेशन। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, एनईपी में असेसमेंट के ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया। इवैल्यूएशन पे अभी भी नहीं जा सके, कठिन है थोड़ा सा। इतना विश्वास हम अपने आचार्यों पर रख नहीं रहे हैं, क्योंकि उस गुणवत्ता के आचार्य शायद नहीं मिल रहे। आचार्य भी स्वाभिमान से खड़े नहीं हो रहे, अपना स्वाभिमान लेकर के कि तुम कौन होते हो मेरा असेसमेंट करने वाले, मैं असेसमेंट करूंगा मेरे विद्यार्थी का। ये ताकत वाले, क्योंकि उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसकी प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर होती है कि उसका शिष्य उसकी प्रतिष्ठा बनाता है। दुनिया में जाएगा तो पहचाना जाएगा फलाने का शिष्य है। भरद्वाज का शिष्य भारद्वाज कहा जाता था, भृगु का शिष्य भार्गव कहा जाता था। परशुराम गर्व से जाकर के कहते थे मैं भार्गव हूं। इतना सर्टिफिकेट पर्याप्त है कि भृगु के पास में मैंने पढ़ाई की, अध्ययन किया। यह गुरु की प्रतिष्ठा उस इवैल्यूएशन और असेसमेंट के सिस्टम पर निर्भर, उस परीक्षण और मूल्यांकन की स्थिति पर निर्भर। इसलिए उसको यदि हमको वापस लाना है आज की परीक्षा पद्धति में, तो हम आचार्यों को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। वी विल हैव टू क्रिएट सिस्टम्स बाय विच कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ ग्रास्पिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान का कितना साक्षात्कार हुआ है उसका परीक्षण और व्यक्तित्व के विकास का सतत मूल्यांकन, इसकी प्रक्रिया यदि हम तैयार कर सकते हैं, उसकी सिस्टम्स यदि हम डेवलप कर सकते हैं, तो एग्जामिनेशन के सच्चे रिफॉर्म्स होंगे। अन्यथा नकल नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, उसके लिए किए जाने वाले, अभी डिजिटल एग्जाम लेना सबसे बड़ा कठिन समस्या यूजीसी के सामने थी। कैसे ऑनलाइन एग्जाम्स लेंगे, और उस ऑनलाइन एग्जाम के नाम पर क्या पूरे देश भर में हुआ है हम सब लोग जानते हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन की बात विश्व में होती है, मैं कहता हूं करने दो ना ओपन बुक एग्जाम। यदि उसको कंसेप्ट क्लियर हो गया और आप कंसेप्चुअल प्रश्न पूछ सकते हो, इफ यू कैन सेट ए पेपर विच विल assess the knowledge and not the memory, जब आप ओरिजिनलिटी को रिवार्ड करना शुरू करेंगे। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी, मुहूर्त टल गया इसलिए विवाह नहीं हुआ। भास्कराचार्य ने बैठ करके लीलावती को गणित सिखाया, वो ग्रंथ बना लीलावती, आज विश्व में सम्मानित ग्रंथ है। हमारे पुणे के एक शिक्षक है जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में काम करते थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, विज्ञान और गणित की पेडागोजी पर उन्होंने बहुत काम किया। वो आगरकर जी जापान में गए, जापान में उन्होंने नई जो पेडागोजी विज्ञान की विकसित की थी और गणित की विकसित की थी, वो लोगों को बताई, जो महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के स्कूलों में लागू किया। आगरकर जी को बहुत बड़ा सम्मान मिला, जापान में उनका बहुत सम्मान किया गया। उनको एक जापानीज में पुस्तक दी, प्रोफेसर आगरकर को एक जापानीज पुस्तक भेंट दी गई, और उस प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने, वहां पर कुलगुरु को प्रेसिडेंट कहते हैं, उस प्रेसिडेंट ने, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने कहा कि दिस इज द बुक, आपको तो पता ही होगा संस्कृत में ओरिजिनल है, आपने तो अवश्य पढ़ी होगी, आप इतने बड़े गणित के विद्वान हैं, तो हमने उसका जापानीज में अनुवाद किया, ये जापानीज पुस्तक है, हम सोवेनियर के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में आपको दे रहे। और आगरकर कहते हैं जब मुझे मिले, यहीं पर हमारे कार्यालय में आए थे, तब मुझे मिले, मैंने लज्जा लगी मुझे, मैं शर्मिंदा हो गया जब मैंने उस पुस्तक का नाम पढ़ा, और मेरे को कहना पड़ा कि मैंने अभी तक ये पुस्तक देखी नहीं है। उस पुस्तक का नाम था लीलावती। भास्कराचार्य की लीलावती को जापान की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जापानीज में अनुवाद करके। हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के गणित के कोर्स में संदर्भ ग्रंथ में लीलावती है क्या? और लीलावती में भास्कराचार्य अपनी पुत्री को कहते हैं लीनियर इक्वेशन के, एक रेखीय समीकरण को सुलझाने के 11 प्रकार मुझे पता है, मैं 11 विधियां तुमको सिखा दूंगा, दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने, ऊपर से नीचे, तिरछा, ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम, मैं 11 पद्धतियां तुमको सिखा दूंगा, लेकिन एक ही मेरी शर्त है, 12वीं क्या तुम नहीं खोज सकती हो क्या? 12वीं पद्धति लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की यदि तुम बताने को तैयार हो, दिस इज एग्जामिनेशन ऑफ ओरिजिनलिटी, दिस इज असेसमेंट ऑफ नॉलेज। तुम मौलिकता से 12वीं पद्धति ढूंढ के निकालो। आज की सीबीएसई की परीक्षा पद्धति में लीलावती फेल हो जाएगी, क्योंकि बताई हुई पद्धति से नहीं लिखेगी, सिखाई हुई पद्धति से कुछ नहीं, 12वीं पद्धति खोज करके लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेगी तो उसको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। रामानुजम आज की परीक्षा पद्धति में फेल हो जाएगा। इसलिए we'll have to create a system in which we will really assess the knowledge and not just the memory. ये करने का काम हमको करना चाहिए, और वो केवल आचार्य कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप सब आचार्यों से विनम्र
अनुरोध करते हुए कि ऐसी परीक्षा पद्धति प्रारंभ करे जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करे और ज्ञान का परीक्षण करे, असेसमेंट ऑफ नॉलेज एंड इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनैलिटी। ये साथ साथ चलने वाली पद्धति यदि आप विकसित करेंगे तो सब लोग परीक्षा हंसते हंसते देंगे। देन द चाइल्ड विल एंजॉय। उस पुस्तक में मैंने सर्जेई बुबका का उदाहरण दिया है। सर्जेई बुबका एक पोल वॉल्टर था, ओलंपियन था, बांस कूद लगाने वाला, ऊंची कूद बांस को लेकर के दौड़ करके कूद लगाने वाला सर्जेई बुबका। व्हाई आई गिव एग्जांपल ऑफ सर्जेई बुबका? बिकॉज सर्जेई बुबका is the pole vaulter who bettered his own world record 36 times। 36 बार अपना ही विश्व विक्रम उसने बेहतर किया, इंडोर और आउटडोर मिलाकर। उससे ज्यादा बांस कूद लगाने वाला कोई नहीं था, आज भी नहीं है। आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके नाम पे है, आज भी ओलंपिक रिकॉर्ड उसके नाम पे है। बार्सिलोना ओलंपिक में उसके बेटे ने भी, जूनियर सर्जेई ने भी पार्टिसिपेट किया था, वो भी नहीं तोड़ पाया अपने पिता का रिकॉर्ड। वो 36 बार खुद का रिकॉर्ड बेहतर किया, क्योंकि किसी और से स्पर्धा है ही नहीं। नो कंपटीशन विद एनीबॉडी एल्स, अपने आप से ही स्पर्धा। उसके लिए मैंने नया शब्द दिया संस्कृत में बना करके, अनुस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा नहीं, अनुस्पर्धा। अंग्रेजी में शब्द है एक्सलेंस। नो कंपटीशन, प्रमोट एक्सलेंस। एक्सलेंस मीन्स एक्सेलिंग योर ओन लिमिट्स। जब आप अपनी मर्यादा को लांघते जाते हो। मैं अपने आप से पूछता हूं, 12 तारीख का मुकुल, 12 दिसंबर 2020 का मुकुल और 13 दिसंबर 2020 के मुकुल के बीच में स्पर्धा है, किसी और से मेरी स्पर्धा नहीं है। यदि आज का मुकुल कल के मुकुल से बेहतर होगा तो मैंने 24 घंटे जीवन जिया है। दैट इज पर्सनल असेसमेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन। वही हमको शुरू करना पड़ेगा, वही गुरुओं को और माता पिता को करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वो केवल एक पद्धति और एक केवल सॉफ्टवेयर बन करके नहीं रह जाए, वास्तविकता में वो जीवन का अंग बने। ऐसी एग्जामिनेशन सिस्टम का हम निर्माण करें ताकि सब लोग केवल विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की परीक्षा नहीं, जीवन की परीक्षा को भी खेल समझ करके हंसते हंसते दे और जीवन में प्रतिदिन आगे बढ़ते हुए अपने सर्वोत्तम को समाज को दे सके। द बेस्ट दैट यू कैन कंट्रीब्यूट, दैट इज द वैल्यू। वो आपकी वैल्यू है, वो आपका मूल्य है जो आप अपना बेस्ट, सर्वोत्तम जगत को दे सकते हैं। ऐसे सर्वोत्तम जगत को देने वाले छात्रों का निर्माण करने वाला विश्वविद्यालय माता सरस्वती का आलय, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बने। इसी प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।